हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट से आ जाइए और इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम क्या करेंगे। आज हम आपकी भूगोल का, आपकी ज्योग्राफी का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, वन और वन्य जीव संसाधन। इसको जो है शुरू करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भाई फिर हम क्या करते हैं, अपने प्यारे से इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। हेलो बेटा, हेलो हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। फिर जो हम शुरू करेंगे और एक वन शॉट होने वाला है, मतलब एक ही लेक्चर में जो है, एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम पूरा करेंगे, है ना। मतलब कोई दूसरे लेक्चर का जो है झंझट नहीं रहेगा, डिटेल में पढ़ेंगे और एक ही लेक्चर में जो है हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे बेटा गुड मॉर्निंग काहे कर रहे हो, गुड इवनिंग बोलो ना, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ और फटाफट से आके इस क्लास को ज्वाइन कर दो। जितना हो सके उतना शेयर कर दो, जितना हो सके, है ना। क्योंकि जो चैप्टर है ना, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम अपने जंगलों के बारे में जानेंगे, हम अपने वन्य जीवन के बारे में जानेंगे और जीव के बारे में जानेंगे। बहुत सारी तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जितना हो सके उतना शेयर कर दो फटाफट से, है ना। दूसरे लेक्चर का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा भाई, एक ही पूरे लेक्चर में जो है हम चैप्टर को शुरू कर देंगे, है ना, खत्म कर देंगे, है ना। चलिए चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि रिक्वेस्ट क्या है भाई, कि देखो आपने हमारा ऐप जो है डाउनलोड करके रखा होगा, हमारा डाउटनेट का जो ऐप है, तो भाई उसे जब डाउनलोड करो तो उसमें 5 स्टार रेटिंग उसे दे दिया करो। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं भाई, तो मेरा पढ़ाना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कॉमेंट सेक्शन में जो है जब क्लास खत्म हुआ करे तो अपने रिव्यूज दे दिया करो कि भैया कुछ सुधार करना है, कुछ सुधार नहीं करना, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, बहुत बेकार पढ़ाया। तो जो भी है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल जो है उसका वो कर दिया करो, फीडबैक दे दिया करो जरा, है ना। और ऐप पे भी आपको जो है रेटिंग देनी है। तो भैया इसी के साथ थोड़ा सा हम कर लेते हैं बेसिकली, हाँ, है ना। क्या करना है भाई, एक अनाउंसमेंट करना है। दहाड़ बैच जो है लॉन्च हो चुका है। दहाड़ बैच की मैं बात करूं तो दहाड़ बैच जो है हमारा लॉन्च हो चुका है क्लास 10th के लिए भाई। क्लास 10th के लिए जो पूरा कॉम्प्रहेंसिव एक बैच है, जिसमें हम आपको हर चीज जो है सिस्टमैटिक ऑर्डर में देंगे, वो जो है बैच लॉन्च हो गया है भाई। क्लास 10th की मैं बात करूं, इन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद बैच है, जिसमें हम आपको A to Z चीजें जो है बोर्ड से रिलेटेड वो कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना, एक सिस्टमैटिक वे में, जिसमें आप हर चीज जो अपनी क्लियर कर सकते हो। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ऐसा कोई फीचर्स है ही नहीं जो हमने इसमें छोड़ा ना हो, मतलब हर चीज हमने दी है इसमें। डिटेल शेड्यूल क्लासेस मिलेंगी आपको, पूरी जो क्लासेस हैं, वन शॉट लेक्चर भी मिलेंगे भाई। एग्जाम टाइम पे जो वन शॉट लेक्चर है, जैसा मैं आज लाया हूं वैसे जो है आपको लेक्चर्स देखने को मिलते रहेंगे। 100% डाउट सॉल्विंग होगी, कभी भी पूछो, है ना। 24 घंटों में कभी भी पूछो आप, आपका डाउट जो है 3 से 4 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर आपको मिलेगा जवाब उसका। और यहाँ पे लाइव रिवीजन फ्रॉम नवंबर, यानी कि नवंबर से जो आपके लाइव रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए तो जो है आपके लिए जो है जो बैच है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसके अलावा हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन देंगे। चैप्टर टेस्ट आपकी हुआ करेंगे चैप्टर के खत्म होने के बाद। टीचर स्लाइड आपको टाइम पे मिल जाया करेगी, मॉक टेस्ट होंगे, होमवर्क दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे जो है आपने आपको अच्छे से जज कर पाते हो तो वो भी आपको जो है दिया जाएगा। प्राइस की मैं बात करूं तो पूरे साल भर की प्राइस है ये 5,999 रुपए, है ना। ये जो कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ प्राइस कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, जो कि आप भाई जब कोचिंग वगैरह में जाते हो वहां पे इससे ज्यादा जो है आपको देने पड़ते हैं। साल का जो है करीबन आपको वहां से 20 से 25 हजार रुपए पड़ता है। और ये जो है हम बिल्कुल आधे से भी आधे दाम में दे रहे हैं, है ना। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके 01247158 पर कॉल करके जो है कोई भी क्वेरी है, आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ जो है चैप्टर को शुरू कर ले। सारे बच्चे मेरे को एक बार थम्स अप दे दो फटाफट से, सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे देंगे एक बारी। उसी के साथ जो है अपने चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चलो ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं, इस खूबसूरत से चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया इस चैप्टर पे। सबसे पहले इस चैप्टर पे आते हैं, है ना। चैप्टर है क्या, चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ो। चैप्टर का नाम क्या है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन, है ना। वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है जंगल। जंगल तो सबने देखे होंगे भाई, जो हमारे जो बच्चे लोग हैं ये गांव से बिलोंग करते होंगे तो उनके आसपास जंगल वगैरह खूब जो है देखने को मिल जाते हैं, है ना। और यहाँ पे वन्य जीव, तो भैया जब जहां वन होते हैं तो वहां वनों में क्या रहते हैं, वनों में पूरी एक जिंदगी होती है, जिंदगी बसती है वनों में, पूरी एक लाइफ जो होती है वो फॉर्म होती है वनों में, है ना। वनों में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। उन पेड़ पौधों के बीच में जो है अलग अलग प्रकार के जो है आपको जंगली जीव जो है देखने को मिलते हैं। तो एक क्या है बेसिकली, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे वन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो वन में लाइफ पनप रही है, जो जीवन पनप रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इन दोनों ही चीजों को क्या बोल दिया है, इन दोनों ही चीजों को हमने बोल दिया है संसाधन, है ना। संसाधन का मतलब मैंने आपको बताया था संसाधन वाले चैप्टर में, अगर किसी ने नहीं देखा वो देख सकता है। संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तुएं
जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जो वस्तुएं हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने दे रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संसाधन बोल देते हैं, है ना? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है जो वन है और वन जीव है, ये भी हमारे लिए क्या है? तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। हम बिना वनों के जीवित रह सकते हैं? वन क्या है? हमारी जरूरत है। बिना वन जीवों के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। हम सब जो है एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, और यही सारी जो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, यही सारी जो चीजें हैं वो मिलकर बनाती हैं परितंत्र को, एक इकोसिस्टम को जन्म देती हैं। यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो इंसान है, वो इसका एक हिस्सा है छोटा सा। हम सब क्या करते हैं? इस पृथ्वी पे आए, पृथ्वी पे क्या है भाई? जंगल है, नेचर है हमारा। हम इन सब से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इसके बीच में बहुत सारी चीजें भी हैं, जानवर हैं, जीव हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, हम इंसान हैं, है ना? तो ये सब क्या, ये सारी जो चीजें हैं जिस पर हम एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये एक परितंत्र को क्रिएट करता है, एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है। तो इसी के बीच में हम जी रहे हैं, है ना? अगर मान के चलो वन खत्म हो जाए कल को वन्य जीवन खत्म हो जाए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो हम जो है कहीं के भी नहीं रहेंगे, है ना? हम जिंदा रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी जो है हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वन और वन्य जीव संसाधन। तो हमने इसे क्या बोला है? हमने इसे संसाधन बोला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वन है और जो वन्य जीवन जो है, ये हमारी जरूरतों को, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इनको जो है पूरा कर रहा है। आई होप आपको जो चैप्टर की जो पूरी आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में? हम थोड़ी बात कर लेते हैं भाई जैव विविधता के बारे में, है ना? इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, है ना? अच्छा, विविधता का मतलब आपको पता होना चाहिए कि विविधता का मतलब क्या होता है। तो विविधता का मतलब होता है वैसे इंग्लिश में डायवर्सिटी। मतलब क्या होता है इसका, डायवर्सिटी का? तो ये डायवर्सिटी का या फिर विविधता का मतलब होता है कि भैया हम क्या है? हम सब अपने आप में अलग हैं। वी ऑल आर डिफरेंट। आप अलग हो, मैं अलग हूं। आप अपनी क्लास में जो होगे, आपकी क्लास में अलग अलग कास्ट के लोग रहते होंगे, अलग अलग जाति के लोग रहते होंगे, अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई मतला है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पूरे भारत में जो है अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तभी बोला जाता है ना कि भैया एक जो भारत जो है वो एक डाइवर्सिटी नेशन है, डाइवर्स नेशन है। एक भारत क्या है? एक डाइवर्स नेशन है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, जिनका खान पान अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। तो अगर ऐसे ही मैं बात करूं जंगलों की, जंगलों में भी बहुत तरह के जीव रहते हैं, और जंगलों में आपको बहुत तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, हर चीज जो है मिल जाएगी आपको। तो अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों के टर्म्स में, जानवरों की टर्म्स में, तो यहां पे इसको क्या नाम दिया जाता है? ऐसे नाम दिया जाता है जैव विविधता। यानी कि किसी भी जगह जो है अलग अलग तरह के आपको जानवर मिलेंगे। हमारे भारत में जो है आपको सिर्फ एक तरह का जानवर मिलता है, अलग अलग तरह के जो है आपको जंतु मिल जाते हैं। सिर्फ एक तरह का पेड़ पौधे मिलते हैं आपको? नहीं, अलग अलग तरह के जो है आपको पेड़ पौधे जो है मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये सब हमारी बायोडायवर्सिटी है। ये सब क्या है? तो ये सब हमारी जैव विविधता है। यानी कि आप जब जाओगे, है ना, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो अलग अलग तरह के जंतु जो है, और जो पादपों हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, पादपों का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। तो अलग अलग तरह के जंतु जो हैं और पादप जो हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? किसी भी क्षेत्र में ये सब मिलकर जो है जैव विविधता को जो है जन्म देते हैं। ठीक है ना? और हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो वनस्पति जात है, वनस्पति जाति मतलब वनों की जाति, मतलब पेड़ पौधों की जाति, और जो प्राणी जात है, यानी कि जो जानवरों की जाति है, प्राणी जात है ना? विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। हमारा भारत सिर्फ अपने संस्कृत को लेके डाइवर्स नहीं है। अगर मैं बात करूं जैव विविधता की, तो हमारे भारत भी एक संपन्न देश है। यानी कि यहाँ पे आपको तमाम अलग अलग तरह के, हजारों तरीके के जहां पे जो है आपको प्रजातियां, स्पीशीज मिल जाएंगी जानवरों की। हर तरह का जानवर जो है आपको भारत देश में देखने को मिल जाएगा, हर तरीके का। ठीक है ना? उसके बारे में जो हम आगे बात करेंगे। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से जो है लगभग 8% जो है प्रजातियां भारत में पाई जाती है। अगर मैं पूरे विश्व की प्रजातियों की बात करूं, स्पीशीज की बात करूं, जानवरों की स्पीशीज की बात करूं, तो उसमें से 16 लाख जो प्रजातियां हैं वो अकेले भारत में ही पाई जाती हैं, है ना? अब आपने सुना होगा जो चीता है, हमारा जो भारत में चीता रहा करते थे वो विलुप्त हो चुके हैं, है ना? भारत की बात करूं मैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि भैया हमारा भारत इकलौता पूरी दुनिया में एक ऐसा देश था जहां पे चीता, बाघ और शेर ये तीनों पाए जाते थे। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था, है ना? तो हमारे भारत जो था एक जैव विविधता में संपन्न देश हुआ करता था, और अभी भी है। लेकिन अभी भी क्या है भाई, हमने अपनी गलतियों की वजह से जो है क्या करना शुरू कर दिया है, इसको जो है बर्बाद करना शुरू कर दिया है। ये सारी जो चीजें आगे हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम? लुप्त प्राय जातियों की नाजुक अवस्था। भैया लुप्त प्राय जातियां कौन सी होती हैं? जिन पर जो है विलुप्त होने का जो है खतरा मंडरा रहा है। यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि बहुत कम है संख्या में। और कम क्यों है? क्योंकि भैया मानवों की गतिविधियों ने जो है उन्हें कम कर दिया। मानवों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, मानवों ने उनका शिकार किया, मानवों ने उनकी पोचिंग की, मानवों ने उनके घर को उजाड़ा। तो इस वजह से जो है उनकी संख्या जो है बहुत कम हो गई है। तो भाई लुप्त प्राय प्रजातियों की नाजुक अवस्था, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं या फिर जो लुप्त हो चुकी हैं। जैसे मैं बात करूं चीता की और गुलाबी सर वाली बतख, ये अब भारत में लुप्त हो चुकी है, भारत में नहीं दिखती है ना? जैसे भाई बतख हो गई, पहाड़ी कोयल, जंगली चीता, चित्तीदार उल्लू,
महुआ की जंगली किस्म, महुआ की जंगली किस्म में कोई जानवर नहीं है, पौधे की बात हो रही है, पेड़ होता है बेसिकली, है ना। हुबनिया हेप्टान्यूरॉन, ये क्या है, एक प्रकार की घास होती है। ये सब कैसी है भाई, ये सब भाई जो आप बोल सकते हो लुप्त प्राय जातियां, या तो ये लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है ना। अब अच्छा होता क्या है, सुनो, अब जैसे जो बड़े बड़े जानवर हैं, ये तो हमें दिखते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े जानवर जो हैं ये हमें दिख रहे हैं सामने, आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो इनकी भाई पॉपुलेशन खत्म हो रही है या इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये तो हमें पता चल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तितलियां वगैरह होती हैं, इनमें क्या होता है भाई, ये बहुत छोटी होती हैं, इनका पता नहीं लग पाता हो भैया, कई सारी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, जो हमें अब तक पता ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या जो है, यहां पे हम बात करें थोड़ा सा नंबर्स की बात करें, और ये नंबर्स जो है ना बेटा चेंज होते रहते हैं, तो भाई नंबर को गलत या सही मत बोलना, क्योंकि नंबर्स जो है हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखो 79 स्तनधारी, स्तनधारी को क्या बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। 44 पक्षी भी लुप्त प्राय में, या फिर यानी कि जो लुप्त होने की कगार पर है, खत्म हो जाएंगे अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। या फिर 15 सरीसृप, जो रेंगने वाले होते हैं, रेंगने वाले जो स्पीशीज होती हैं, सांप हो गया, और ये जो भी एलिगेटर्स वगैरह जो होते हैं, वो ये हो गए एलिगेटर्स, जो क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह ये आ जाते हैं। 3 उभयचर हो गए, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, ऐसे उभयचर होते हैं, यानी कि जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, मेढक हो गया, है ना। और 1500 जो है पादप प्रजातियां, पादप मतलब पेड़ों की प्रजातियां। तो ये सब कैसी हैं भाई, ये सब जो है लुप्त प्राय में आ चुकी हैं, यानी कि या तो ये खत्म हो गई हैं, या फिर ये जो खत्म होने वाली है इनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा कम है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आने वाले समय में जो है बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगी। तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना बताओ, क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले लेक्चर में जो है इसका हम टेस्ट रख लेंगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। चलिए, तो यहां पे आप देख रहे हो ये, है ना, ये कौन सी वाली प्रजातियां, ये भाई सरीसृप हैं, जो रेंगने वाली होती हैं, एनाकोंडा, है ना, ये लिजर्ड हो गई, इसमें भी कई सारी होती हैं, बिच खापर भी होती है। चलिए ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा डेटा दे रखा है, सर डेटा को देखोगे तो प्राणी जात 81,000 से अधिक प्रजातियां हमारे भारत में, वनस्पति जात की भाई 47,000 से अधिक प्रजातियां हैं, पुष्पी पादपों की स्थानीय प्रजातियां, पुष्पी पादप कौन होते हैं, फूल वाले पेड़, है ना, उनकी 15,000 है। पादप जात जिन पर जो है लुप्त होने का खतरा है, तो लगभग 10%, जो टोटल पादप जात है, जो टोटल प्लांट्स हैं, जो टोटल पेड़ पौधे हैं, उनकी लगभग 10% की जो आबादी है, उस पर जो है लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। स्तनधारी, जो बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, तो ऐसे 20% है ना, टोटल का 20% ऐसा भाग है जो जिन पर जो है विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है लुप्त, एक होता है विलुप्त। दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि सर लुप्त में और विलुप्त में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, लुप्त का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्राणी जात है या वनस्पति जात है, वो किसी एक जगह से जा चुका है, यानी कि वो दिखना बंद हो गया है। वो जो है चीज जो है, वो जैसे मान के चलो चीता, अब चीता जो है दिखना बंद हो गया भारत में। जब बहुत सालों तक वो दिखना बंद हो जाता है किसी भी एक हिस्से में दुनिया के, जैसे मान के चलो भारत में, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के और भारत के जो दूसरे हिस्से हैं, मतलब भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, उनमें वो जानवर है नहीं, जानवर है वो, लेकिन भारत में जो है दिखना बंद हो गया है, या फिर किसी एक जगह पे जो है दिखना बंद हो गया, मिल नहीं रहा वो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लुप्त बोल देते हैं। विलुप्त का मतलब क्या होता है, विलुप्त का मतलब होता है पूरी दुनिया से, यानी कि मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं, डायनासोर, जो डायनासोर्स थे, जो डोडो थे, और जो मैमूथ हुआ करता था, वो हाथी जैसा, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। लुप्त का मतलब क्या है, लुप्त का मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से वो जो स्पीशीज है, वो जो प्रजाति है, वो दिखना बंद हो गई है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, लुप्त बोल देंगे। हो सकता है कि वो दूसरे देशों में वो जो प्रजाति है वो हो, जैसे फॉर एग्जांपल चीता की अगर मैं बात करूं, भारत में क्या है, वो भारत में वो लुप्त हो चुका है, लेकिन भैया अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो तो भारत में लुप्त हुआ है ना, तो इसे आप विलुप्त नहीं बोलोगे। आई होप आपको लुप्त और विलुप्त में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो है डेटा दे रखा है। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, ये सारी जो चीजें हैं हमें पता चली। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहां पे क्या नाम आ रहा है, बेसिकली कंजर्वेशन का नाम आ रहा है ना। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, किसी चीज को बचाना। तो नाम से पता लग रहा है कि इस संस्था का नाम क्या है, बचाना। किस चीज को बचाना, तो वन और वन्य जीव संसाधनों को बचाना, है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संस्थान ने एक लिस्ट तैयार की, है ना। इसने जो है जितनी भी प्रजातियां हैं उनको उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनकी जनसंख्या के अनुसार जो है एक लिस्ट में बांट दिया। उस लिस्ट की जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहला क्या आता है भाई, पहला आता है सामान्य प्रजातियां, कि भैया सामान्य प्रजातियां कौन सी होती हैं। तो नाम से लग रहा है कि सामान्य, नॉर्मल है, मतलब इनकी जो जनसंख्या है इस पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, इनके जो नंबर्स है ना वो जिंदा रहने के लिए बहुत नॉर्मल है ना। इन पे क्या है, इन पे कोई भी खतरा जो है नहीं मंडरा रहा है।
तो इनकी जो जनसंख्या है वो जीवित रहने के लिए बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मवेशी हो गए, मवेशी का मतलब कुछ नहीं होता, पालतू जानवर जो होते हैं ना मवेशी बोल देते हैं, जैसे भैंस, गाय, बकरी। साल, साल भाई कोई जानवर का नाम नहीं है, साल और चीड़ जो है इसके पेड़ होते हैं, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। कृतंग, कृतंग क्या होता है? कृतंग आपने देखा होगा, जो खेतों में बहुत पाया जाता है, चूहे जैसा होता है ना, चूहे जैसा होता है, इसकी लंबा मुंह होता है, ऐसा करके ऐसा मुंह होता है ना, ऐसा मुंह होता है इसका, है ना, चूहे जैसा होता है, वो चूहे जैसा होता है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो आपको पता चल गया होगा, है ना, चूहे जैसा होता है, लेकिन उसका जो लंबा सा मुंह होता है, तो वो आलू वालू जो है खेतों में खा लेता है, तो हम क्या बोलते हैं? कृतंग बोलते हैं। तो इनकी संख्या भरपूर मात्रा में है ना। कृतंग में आप चूहे को भी काउंट कर सकते हो, चूहा भी बहुत है भाई, चूहे भी लुप्त नहीं हो रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन्होंने दूसरा क्या दिया? दूसरा दिया इन्होंने संकटग्रस्त प्रजाति। दूसरा संकटग्रस्त प्रजाति। तो संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी होती है? तो वो प्रजाति भाई जिनके लुप्त होने के कगार पर है। जो कौन सी प्रजाति है भाई? जो बिल्कुल ही लुप्त होने के कगार पर है। इनकी अगली स्टेज क्या है? अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सीधा लुप्त हो जाएंगी, है ना। उदाहरण के लिए भाई काला हिरण हो गया। अरे भैया ये भाई काला हिरण है जिसका भाई सलमान खान ने गोली मार दी थी इसको, है ना। खैर प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन भाई सबको पता है उन्हीं ने मारी थी। तो काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा हो गया, है ना, भारतीय गैंडा हो गया। भाई गैंडे बहुत कम देखने को मिलते हैं, गैंडे जो है बहुत कम। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भाई क्या होगा? ये आगे चल के जो है बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे। तो देखो शेर पूछ वाला बंदर, एक बंदर होता है जिसकी काइंड ऑफ शेर जैसी पूछ होती है ना। संगाई, संगाई क्या है? तो मणिपुरी एक हिरन है, उसे हम संगाई बोलते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो बिल्कुल ही लुप्त होने के कगार पर है। इनके नंबर जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। आगे क्या हो गया? आगे हो गया भाई सुबेक प्रजातियां। सुबेक प्रजातियां कौन सी होती हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज, है ना। ऐसी प्रजातियां जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम है कि भैया अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो संकटग्रस्त प्रजातियों में आ जाएंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं सुबेक की, मतलब इनकी देखो, इनकी जो डेफिनेशन है ना वो सुनने में एक जैसी लगेगी, सबकी एक जैसी लगेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस है इन सबके बीच में। जैसे मैंने क्या बताया कि मैंने बताया ये तो बहुत ज्यादा लुप्त होने वाले हैं, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। इनकी सीधी स्टेज क्या है? ये तो लुप्त ही हो जाएंगे सीधे, है ना। अगर मैं बात करूं वल्नरेबल की, तो भैया इनकी भी हालत बहुत खराब है ना। पढ़ो यहां पे, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुबेक प्रजाति कहते हैं, है ना। लुप्त होने की संभावना है उसकी, यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये किसमें आ जाएंगे? ये आप बोल सकते हो संकटग्रस्त प्रजातियों में आ जाएंगे, है ना। बहुत मतलब इनकी भी काफी आप बोल सकते हो लुप्त होने की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया, गंगा की डॉल्फिन हो गई आदि, है ना। तो आप बोल सकते हो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है ना। आई होप आपको जो है समझ में आ गई होंगी। इनकी भी लुप्त होने की संभावना है पूरी अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं दुर्लभ प्रजातियों की, है ना। दुर्लभ प्रजाति ये कौन सी प्रजातियां हैं? देखो भारत में इस वर्ग की जातियों की संख्या जो है बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। भारत की हम बात करें तो ये जो जातियां हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है। यदि इन पर विपरीत प्रभाव नहीं रुका, जो भी इनके साथ हो रहा है, बेसिकली जो भी जलवायु में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं इंसानों के द्वारा, अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो ये जो जातियां हैं ना ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी, है ना। ये जो प्रजातियां किसके अंडर में आ जाएंगी? तो ये आप बोल सकते हो दुर्लभ प्रजातियों से हटके जो है किसमें आ जाएंगी? ये संकटग्रस्त प्रजातियों में जो है आ जाएंगी, है ना। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ये एग्जांपल देख लो। ये जैसे भूरे भालू हो गए, है ना, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये हिमालयन रीजन पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि भाई एशियाई भैंसा हो गया, रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है ना, दुर्लभ जातियों में से एक है। तो देखो यहाँ पे, है ना, ये देखो, ये भालू हो गया, ये भैंस हो गई, ये हॉर्नबिल ऐसा पक्षी दिखता है, और ये बहुत क्यूट सी दिख रही है ना आपको, ये लोमड़ी है, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये बहुत कम पाई जाती है। देखो ये कितनी क्यूट सी है, देखो ये है ना, बहुत प्यारी सी लग रही है ना। क्लियर हुआ इतना? और भाई लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, लाइक या 352 वॉचिंग या 212 लाइक दिख रहे हैं, 300 लाइक पहुंचाओ फटाफट से, जल्दी से। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं तुम लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भालू है देखो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं स्थानिक जातियों के बारे में। इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो भाई इसका मतलब क्या है? तो स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियों की बात करूं तो बेसिकली ये आपको क्या दिख रहा है? देखो देखने में कैसे लग रहे हैं? स्थानिक मतलब किसी स्थान से रिलेटेड है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम स्थानिक जातियां बोल देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे देखो अंडमानी टील, है ना, अंडमानी टील जो यानी किस एरिया में पाई जाती है? तो ये अंडमान वाले एरिया में पाई जाती है। निकोबारी कबूतर, तो ये निकोबार वाला जो एरिया है, अंडमान वाला जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं। अंडमानी जंगली सुअर, तो पर्टिकुलरली किसी भी, मतलब आप बोल सकते हो भौगोलिक सीमा के अंडर में ये पाए जाते हैं। वहां की जलवायु ऐसी है, वहां का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि ये वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहीं पे जो है अपने आप को ये ढाल पाए हैं। ये और कहीं जाएंगे तो सर्वाइव शायद ना कर पाए। तो ये सब क्या है? ये सब किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, ठीक है ना। आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आई होप। अच्छा टील का, ये टील है ना, ये ध्यान देना, ये टील है। और देखो ये मिथुन क्या होता है? मिथुन एक सांड होता है, मिथुन एक सांड होता है, ऐसा दिखता है। देखो ये स्थानिक जातियों में आता है मिथुन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतनी चीजें। अब बात कर लेते हैं लुप्त जातियां। ये बिल्कुल एंड में आता है। लुप्त मतलब ऐसी प्रजातियां जो दिखना बंद हो गई हैं,
या फिर जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। विलुप्त में कंफ्यूज मत होना। विलुप्त मतलब जो तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे अर्थ में कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन लुप्त का मतलब ये नहीं होता। लुप्त का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो चीज दिखनी बंद हो गई है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं लुप्त। तो अगर मैं लुप्त की बात करूं तो श्रेणी में जो है वैसे जातियों को रखा जाता है जो मूल रहने के स्थान पर जो पता लगाने के बाद जो है नहीं पाएगा, यानी कि जो उनका मूल स्थान हुआ करता था ना, उस मूल स्थान पर जो है वो बहुत समय से है ही नहीं उधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई इंसान अगर दिखना बंद हो जाए तो या तो वो कहीं चला गया है, अगर बहुत ज्यादा दिन हो जाए तो सरकार भी उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर देती है 5-10 साल के बाद, है ना। तो यहाँ पे वही सीन है कि बहुत सालों से जो है जिस मूल स्थान पे रहा करते थे उस स्थान पे जो है इन्हें नहीं देखा गया है। तो जैसे कि बहुत प्यारे एग्जांपल है, एक तो चीता हो गया, एशियाई चीता, और गुलाबी सर वाली बतख, है ना। आपने देखा होगा भी नरेंद्र मोदी ने जो है अफ्रीका से जो है चीता मंगाए हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? अफ्रीका से जो है चीता मंगाए हैं, ठीक है। तो आपको वो पता होगा, है ना, क्यों मंगाए हैं? क्योंकि हमारे भारत में जो है चीता विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? ये जो है लुप्त प्रजातियों में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसा कुछ चीता दिखता है भाई, है ना। और चीता और भाई उसमें लेपर्ड में कंफ्यूज मत होना। चीते की आंख पे आप देख रहे हो, देखो, है ना, इस चीते की आंख पे क्या होता है? ये रोता रहता है, देखो, मतलब रोने की तरह काइंड ऑफ एक काले कलर का धब्बा होता है, और लेपर्ड की आंख के नीचे जो है काले कलर का धब्बा नहीं होता है। तो इससे पहचान की जाती है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत सालों तक यही लगता रहा कि भाई लेपर्ड ही चीता है, लेपर्ड ही चीता है, लेकिन अंतर होता है दोनों में, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दौड़ता बहुत तेज है, लेपर्ड जो है वो लेपर्ड इतनी तेज नहीं दौड़ पाता, ठीक है। चलिए, आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। भाई जो वनस्पति जात और प्राणी जात है ना, इनके ह्रास के कारण क्या? ह्रास मतलब इनके जो गिरावट आई है, इनमें जो गिरावट देखने को मिली है, इसके क्या क्या कारण है उसके बारे में जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कृषि में विस्तार। अब हुआ क्या भाई? हुआ ये कि भैया हमने क्या किया? हमने जो है अपने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। किस लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया? कृषि के लिए, खेती करने के लिए जो है हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। तो एक बात बताओ, मान के चलो ये सब जंगल है, ये सब जंगल है, ये सब जंगल है, मान के चलो, है ना, ये सब जंगल है ना, और यहाँ पे ये खेती हो रही है। अब हमने क्या किया भाई? इतनी जगह जो है सफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या किया? ये जंगलों को काट दिया, ये इसके जो है खेती के एरिया में ले लिया। फिर हमने बोला चलो इसे भी काट देते हैं, तो इसे भी जो है हमने खेती वाले एरिया में ले लिया। तो इससे हमने क्या किया भाई? हमने जो है इससे यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया? जंगलों को नुकसान पहुंचाया, जंगलों को काटा है हमने अपनी खेती करने के लिए। और इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जूम कल्टीवेशन, जूम खेती, है ना। तो आपने देखा होगा जब जंगलों में आदिवासी वगैरह रहते हैं, क्या करते हैं? ये जूम खेती करते हैं। जूम खेती जो है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? इसमें ये कोई एक जगह को देखेंगे, बड़ी सी जगह को, है ना, उस जगह के पेड़ों को काट देंगे और जो टहनियां वगैरह होंगी, पत्तियां वगैरह होंगी, उसे जला दिया जाएगा और उसकी जो राख है वो उसी में मिला ली जाएगी। किसमें? मिट्टी में। उससे क्या होता है? उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी। फिर 2-3 साल उस पर खेती करेंगे, 1 साल 2 साल तक। फिर क्या होता है? खेती करते करते जो है वो अपनी उर्वरकता खो देती है। फिर ये क्या करते हैं? ये कहीं और चले जाते हैं, जमीन को छोड़कर जो है किसी और जगह पे जो है वो सेम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ये जो जूम प्रैक्टिस है बेसिकली, ये जो है हर जगह जो है बैन हो चुकी है आज के टाइम पे, है ना। इससे क्या होता है? इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो पॉल्यूशन बहुत होता है इससे, एक जो है यहाँ पे हम पेड़ों की भी कटाई कर रहे हैं, तो इस पर सरकार ने जो है रोक लगा दी है। तो इससे भी जो है सरकार जो है बहुत ज्यादा परेशान बताई जाती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमारी जो कृषि थी बेसिकली, हमने उसको क्या किया है? कृषि को बढ़ाने के लिए जो हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अच्छा, ये दूसरा बहुत सही है, इसे हम क्या बोलेंगे? समधन वृक्षारोपण। समधन वृक्षारोपण क्या है? तो होता क्या है, कभी कभी हम अपने व्यवसाय के महत्व के लिए, बिजनेस करने के पर्पज से क्या करते हैं? हम किसी एक प्रजाति पे ध्यान देते हैं। पेड़ों की बात हो रही है, मान के चलो कोई टीक का पेड़ है या फिर साल का पेड़ है, तो हमने क्या किया भाई? साल का पेड़ बहुत फायदा देता है। मान के चलो यूकेलिप्टस का पेड़ है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ियां बहुत लंबी लंबी होती हैं, महंगी बिकती हैं। मान के चलो शीशम का पेड़ है, उसकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमने अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अपने व्यवसायिक महत्व के लिए हमने किसी एक प्रजाति पे जो है ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया। किसी एक प्रजाति पे हमने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और बाकी को जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे आप किसी एक प्रजाति को तो उगा दोगे, लेकिन जो दूसरी प्रजातियां जिन पे आपने ध्यान देना बंद कर दिया है, वो क्या होने लगेंगी? वो उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होने लगेंगी, है ना। मान के चलो जो फसल है जो है आपको प्रॉफिट दे रही है, आप उसे ही तो ज्यादा उगाओगे। तो यहां पे लोगों ने यही किया। लोग बहुत सेल्फिश है, मतलबी हैं बहुत। इन्होंने अपने व्यवसायिक पर्पस से, व्यवसायिक महत्व के लिए जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली जो है कुछ जो पादप होते हैं, है ना, उनका वृक्षारोपण ज्यादा किया, उनका पेड़ ज्यादा लगाए, बाकी जो थे उनको जो है लगाना भूल गए, या फिर
उन पर जो है ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो है बाकी की जो स्पीशीज है प्लांट की वो क्या होंगी, वो कम होने लगेंगी धीरे धीरे, है ना। इसको हम एक नाम देते हैं, ऐसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं सर्वधन वृक्षारोपण। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सब पर जो है ध्यान देना चाहिए, किसी एक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सारी जो प्राणी जात हैं इन सब पे जो है, वनस्पति जात प्राणी जात जो है इन सब पे ध्यान देना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वनस्पति जाति की बात हो रही है कि हम किसी एक पेड़ पे ध्यान देते हैं, मान के चलो, जो हमें फायदा पहुंचा रहा है, बाकी पे जो है हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्या हुआ भाई, विकास परियोजना। अब भैया विकास परियोजना, यहां पे किस परियोजना की बात की जा रही है, तो यहां पे बेसिकली आप बोल सकते हो यहां पे बांध बनाने की बात की जा रही है। बांध क्या होता है, बांध भी एक विकास परियोजना होती है। जब बांध बनता है तो आपको पता होना चाहिए बांध से होता क्या है, तो बांध से हम पानी का जो बहाव है उसे कंट्रोल करते हैं, पानी की दिशा चेंज करते हैं, नहर में पानी से छोड़ते हैं। तो जब बांध बन रहा होता है ना, तो यहां पे हजारों पेड़ काटे जाते हैं, है ना। जब हजारों पेड़ काटेंगे तो इससे क्या होगा, तो हमारे जो पेड़ हैं और जो उन पेड़ों के अंदर जो जीवन है, यानी कि हमारे जो वन है, उन वनों के अंदर जीवन है, उस पर नुकसान होगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो विकास परियोजना भी जो है कहीं ना कहीं हमारे, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का कारण है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1952 से जो है आज तक नदी घाटी परियोजना, यानी कि जो बांध बनाए गए हैं उसमें करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है हमने वनों का सफाया कर दिया है। 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वनों का हमने सफाया कर दिया, सोच के देखो जरा, है ना। यहाँ पे खनन, अगला पॉइंट क्या है, खनन। भाई खनन क्या होता है, खनन का मतलब होता है जब आपको पता चला किसी पर्टिकुलर जगह पे, है ना, बहुत सारे जंगल हैं, मान के चलो किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे जो है जंगल हैं। अब आपको पता चला यहां पे सब कुछ खुशहाली चल रही थी, यहां पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी दिन किसी को पता चला कि भाई इन पेड़ों के अंदर नीचे जो है, जमीन के नीचे जो है बहुत बड़ी कोयले की खदान है ना। अब वहां पे सरकार पीछे पड़ गई, सरकार ने कहा भैया हम तो खोदेंगे, कोयला निकालेंगे क्योंकि कोयला बहुत फायदा देगा हमें। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जो जंगल है, जंगलों में जो जीव रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, इनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। वो जो जंगल में शेर रह रहा था बेचारा, उसका घर तुम छीन लोगे तो वो कहां जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है भाई, जब खनन शुरू होता है तो इससे भी जो है आप बोल सकते हो वन और वन्य जीव संसाधन है, इन पे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और बात कर लेते हो लास्ट पॉइंट, संसाधनों का असमान बंटवारा। अब यहां पे हुआ क्या है, असमान बंटवारा तो हुआ है, जो भाई अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर हो गए हैं। क्यों, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो संसाधनों पर ज्यादा कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन्हें अगर इतने की जरूरत है तो उनके पास इतना है, और गरीबों को अगर इतने की जरूरत है तो उनके पास इतना सा है ना। तो यहां पे हुआ क्या, बेसिकली आज के टाइम पे आप देखते हो अमीर जो है बहुत अमीर है, गरीब जो है और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे सब किसकी बात, सब किसका खेल है, सब जो है संसाधनों का खेल है। शायद आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास जो मामूली चीजें हैं, मामूली जो संसाधन है वो भी नहीं होंगे। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इन पे सब कुछ होगा फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये भी आप एक कारण बोल सकते हो कि भाई संसाधनों का क्या हुआ है, असमान बंटवारा हुआ है। आई होप ये जो है चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं बेटा, और आज जो है आपको रिव्यू देके जाने हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है सबको लिखना है कि मैंने कैसा पढ़ाया आपको, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हिमालयन यव की। ये थोड़ा सा इधर छुप रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयन यव। अच्छा, हिमालयन यव क्या है, ये कोई जानवर का नाम नहीं है बेटा, ये एक औषधि का नाम है, एक दवाई का नाम है बेसिकली, है ना। तो ये जो हिमालयन यव है तो बेसिकली एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, पौधा नहीं पेड़ होता है, एक चीड़ की तरह, चीड़ का जो पौधा होता है ना उसकी तरह दिखता है। आई होप आपने सबने जो है चीड़ का पौधा देखा होगा। तो चीड़ का जो पेड़ होता है बेसिकली उसकी तरह ये होता है। और बेसिकली इसकी बात करूं तो इसमें क्या निकलती है, इसमें औषधि पौधा होता है ना, जिससे जो है कैंसर का इलाज होता है। अब इस पौधे में खास बात क्या होती है, ये जो पेड़ होता है, मेरे मुंह से बार बार पौधा निकल रहा है, ये जो पेड़ होता है इसमें खास बात क्या होती है, तो इसमें एक रसायन होता है, इसको बोलते हैं टक्सोल। टक्सोल नाम का जो एक रसायन होता है वो इसमें पाया जाता है, उससे जो है कैंसर का इलाज होता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जो है हमने इसका इस्तेमाल किया है सिर्फ, है ना। आज के टाइम पे जो है ये हजारों जो यव पेड़ हैं वो सूख चुके हैं या फिर ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, हम जो है लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती है हमारी तो हम भूल जाते हैं उन्हें। वही बात है कि हमने जब तक जरूरत थी तब तक इन पेड़ों को इस्तेमाल किया। अब क्या है भाई, अब ये पेड़ जो है तादाद में बहुत कम हो चुके हैं। तो एक उदाहरण आप लिख सकते हो ये, है ना। और लाइक जो है 300 पहुंचा दो फटाफट से, जल्दी से। अतुल यादव बेटा सुधर जाओ थोड़ा, है ना, सुधर जाओ। सोनिया को पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको। नहीं नहीं, ये गलत बात है ना। ऐसे खुले में प्रपोज नहीं करते। पहले पढ़ाई लिखाई करो, 10th में टॉप करो, 12th में टॉप करो, अच्छी सी जॉब लगाओ या बिजनेस करो, बढ़िया अमीर आदमी बन जाओ, उसके बाद सोनिया को प्रपोज करना। उसके बाद सोनिया मना भी नहीं करेगी। ठीक है, याद रखना बेटा, है ना। आपका ओहदा जो होता है, आपकी जो पोजीशन होती है वो बहुत मैटर करती है। प्यार व्यार तो सब खिड़की से बाहर निकल जाता है जब आप सड़क छाप होगे तो। ठीक है, तो भाई मन लगा के पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलो, है ना, क्लियर हुआ इतना।
चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान दे लो यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कम होते संसाधनों की सामाजिक प्रभाव। अब यहाँ पे जो संसाधन कम हो रहे हैं ना, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है? समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है उसका। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है औरतों पे, है ना। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो महिलाओं पे जो है इसका सबसे गलत प्रभाव पड़ा है। तो जैसे कि होता है ना कि घर में ईंधन के लिए लकड़ियां लानी होती हैं, चारा के लिए, पेयजल। अब आपने देखा होगा राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में पीने की बहुत कमी रहती है, पीने की पानी की जो है राजस्थान में भारी कमी देखी जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो औरतें होती हैं बेचारी, वो 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल के जो है पानी लाती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, पानी क्या है, पानी संसाधन ही तो है। अब भाई पानी की इतनी कमी है तो वहां पे जो औरतें हैं बेचारी 10-10 20-20 किलोमीटर दूर जाती हैं, पानी लेके आती हैं। और घर का जो काम है, चारा पेयजल वगैरह, ये सब क्या करती हैं, महिलाओं का ही काम होता है। और महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान के चलो पहले क्या था, पहले जो जंगलों से ये लकड़ी वगैरह लेके आते थे, अब जंगल कट चुके हैं, जंगल बहुत दूर है ना, तो इन्हें दूर चल के जो है लकड़ी वगैरह लेके जो है ये लोग आते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये इस पर जो है इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो समाज में जो हमारी औरतें हैं इन पे सबसे ज्यादा गलत प्रभाव पड़ा है इसका, है ना। उन्हें जो है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। वनोन्मूलन, हमने पेड़ों को काटा है तो उससे क्या हुआ है, उससे भैया सूखा जैसी सिचुएशन आई है। अरे भैया आपको पता होना चाहिए कि वन जो होते हैं, है ना, वन से क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा 10th में साइंस में, ये भी एक इवेपोरेशन का काम करते हैं बेसिकली, है ना। जो वन क्या होते हैं बेसिकली, वन भी इवेपोरेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, इवेपोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वनों से भी होता है, पेड़ों से होता है। अब जब आप पेड़ ही काट दोगे तो क्या होगा भाई, तो ये बारिश कैसे होगी। तो आप देखते हो जहां पेड़ बहुत कम होते हैं वहां बारिश भी बहुत कम होती है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, सूखा जैसी सिचुएशन, ये वनोन्मूलन से जो है काफी देखने को मिली है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना जो है वनोन्मूलन का जो है मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे क्या, अब मैंने प्रॉब्लम्स गिना दी आपको, अब मैंने आपको हजारों प्रॉब्लम्स गिना दी कि भैया जंगल के कटने से ये प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, है ना। पहले प्रॉब्लम हम देखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम ये जो है पास किया गया सरकार के द्वारा। अब सरकार जो थी भाई, सरकार तो देखो सोई हुई थी, है ना। तो जो हमारे जो पर्यावरण संरक्षण थे, जो मतलब जो पर्यावरण को बचाना चाहते थे, उन्होंने सरकार को जगाया। ओ सुनो, सरकार एकदम से जगी, हाँ क्या हुआ, तो बोले कि देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सारे पेड़ कट जाएंगे, जितने भी जानवर हैं सारे विलुप्त हो जाएंगे, कुछ करोगे या नहीं करोगे। तो सरकार ने बोला करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर सरकार ने क्या किया, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है पास कर दिया, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे जो है अलग अलग एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम का मतलब क्या होता है, कानून बनाना, किसी चीज पे जो है आपने नियम कानून बना दिए। तो यहाँ पे जो भी चीजें चल रही थी, जो भी इलीगल हरकतें चल रही थी, उनको रोकने के लिए जो है यहाँ पे सख्त से सख्त जो है कानून बना दिए गए। उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। ये सारी जो चीजें नोट डाउन करते रहना। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या था, ये क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, उद्देश्य लिखा हुआ है ना। इसका जो मेन एम था, ये जो एक्ट है इसका मेन एम क्या था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लो। देखो, इस अधिनियम के तहत जो है संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची बनाई गई। सबसे जरूरी बात क्या कही गई, जो ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें बचाना बहुत जरूरी है, यानी कि संरक्षित प्रजातियां। संरक्षित प्रजातियों का मतलब क्या है, जिन्हें बचाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो, ऐसे प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई कि हमें किन किन जानवरों पे, किन किन वनस्पति जात पे जो है ध्यान देना है। और यहाँ पे एक चीज और हुई, यहाँ पे सरकार ने जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह है ना, तितलियां वगैरह, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले क्या था, पहले जो हमें जीव दिख रहा है बड़ा बड़ा, उस पर ध्यान दे रहे हैं हम, बाकी छोटी छोटी जीव है ये लुप्त होते जा रहे थे। तो सरकार ने जो है छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। तो एक अखिल सूची बनाई गई, अखिल मतलब एक पूरी कंप्लीट सूची, एक कंप्लीट लिस्ट बनाई गई। उसमें जो है जितने भी प्राणी जात थे जिनको जो है बचाना जरूरी था, वो पूरी लिस्ट बनाई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजाति के शिकार पर जो है पाबंदी लगाई, यानी कि जो प्रजाति संकटग्रस्त में आ गई थी, यानी कि जिनकी संख्या जो है बहुत कम थी, लुप्त होने के कगार पर थी, उनके शिकार पर जो है बिल्कुल पाबंदी लगा दी। इनकेस अगर कोई भी शिकार करते हुए पकड़ा गया, है ना, तो उसे जो है सीधी जेल होगी, है ना। तो भैया इसी वजह से जो सलमान खान थे तभी तो जेल गए थे। क्यों जेल गए थे, क्योंकि भाई वो काला हिरन जो है वो नहीं पाए जाते और उसका शिकार किए थे ये लोग, तो वो मना था सब, है ना। वन्य जीवन के व्यापार पर जो है रोक लगाई। वन्य जीवन के व्यापार पर जो भी भाई वनों से व्यापार हो रहा है बड़े स्तर पर, लकड़ियां काटी जा रही हैं, है ना, जो आप बोल सकते हो पोचिंग हो रही है, जानवरों को पकड़ के उनकी खाल बेची जा रही है, उन सब पे रोक लगाई। वन जीवन के आवास को जो है कानूनी सुरक्षा प्रदान की। वन्य जीवन के आवास, आवास का मतलब क्या होता है, घर। तो भैया जो वन्य जीवन किसके घरों की बात हो रही है, तो ये आदिवासियों के घरों की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, तो यहाँ पे बहुत सारे जंगल ही जंगल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 70 से 80% जो एरिया है वो जंगल में ही है। तो यहाँ पे आपको आदिवासी लोग बहुत पाए जाते हैं। तो भैया इनको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है सरकार ने कदम उठाए, कानून बनाए। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पशुओं को बचाने के लिए
पशुओं पक्षियों को बचाने के लिए, इन सबको बचाने के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बनाए गए और वन्य जीव पशु विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो है बनाई गई, ताकि जो है हम बचा सकें। और इनमें जो है, इन पे क्या होता है, इनमें जो है पूरी तरह से बैन होता है, कोई भी चीज, यहाँ पे कोई भी इंसान वगैरह जो है बिना परमिशन के नहीं जा सकता। टूरिस्ट वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, यहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं विद परमिशन, वैसे कोई नहीं जा सकता इसके अंदर, बिल्कुल बैन होता है यहाँ पे सब कुछ, है ना। तो ये सब जानवरों की सुरक्षा के लिए जो है सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जैसे कि एक था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, तो ये शुरू किया था, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो संरक्षण के लाभ क्या होते हैं भाई, तो भाई संरक्षण से भाई बहुत सारे लाभ होते हैं भाई। जब आप सुरक्षा करोगे, एनवायरमेंट को बचाओगे, तो भैया जल, हवा, मिट्टी, तीनों ही चीजें कैसे हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी, है ना। तो इसका तो कुछ वो बताने का वो है नहीं कोई। अच्छा, वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे जो वन विभाग थे, है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, इसके द्वारा क्या किया गया, जो वन थे इनका वर्गीकरण किया गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने वनों को जो है बेसिकली 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लिया, है ना। 3 हिस्सों में जो हमने वनों को बांट लिया। अच्छा, ये जो 3 हिस्से थे कौन कौन से थे, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला था भाई आरक्षित वन, आरक्षित वन, और दूसरे की मैं बात करूं ये था रक्षित वन, और तीसरे की मैं बात करूं ये था अवर्गीकृत वन। अब इन तीनों को ही हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया आरक्षित वन कौन से थे, रक्षित वन कौन से थे, और अवर्गीकृत वन जो थे ये कौन से थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं आरक्षित वन की, तो ये ऐसे वन थे जिन्हें बचाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी था, जिनका आरक्षण करना, आरक्षित का मतलब जानते हो ना, किसी चीज को हम बचाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दलितों को आरक्षण दिया जाता है ना। तो बेसिकली उन्हें आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दबाया गया है ना, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आरक्षण का मतलब क्या है, बचाने वाली बात हो रही है। किसको बचाने वाली बात हो रही है, जो वन है उनको बचाने की बात हो रही है, वन के अंदर जो वन्य जीव हैं उनको बचाने की जो है बात हो रही है ना। तो अगर आप पढ़ोगे, देश में आधे से अधिक जो वन है, यानी कि आप बोल सकते हो 50% से ज्यादा जो वन है वो किसमें आते हैं, वो जो है आप बोल सकते हो आरक्षित वन में आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि वनों की संख्या जो है भारत में कितनी परसेंट है, कितना टोटल जो एरिया है हमारे भारत का, उसका परसेंटेज जो है वन में कितना है, वन कितने प्रतिशत है, तो याद रखना 25% है ना, 25% जो कि बहुत कम है। और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए करीबन 33%, लेकिन बहुत कम है ना। कितने परसेंट है, 25%, 24 या 25% है बस। ये एग्जैक्ट डेटा क्लियर नहीं है, क्योंकि हर साल जो है बेटा डेटा चेंज होता रहता है, तो डेटा पे आप इतना मत जाना, जो लेटेस्ट डेटा है उस पर जाना आप। समझ में आया। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सबसे ज्यादा हमारे भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो याद रखना एमपी, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग जो आप बोल सकते हो 30 से 35% जो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है, वो उसका जो 30 से 35% जो एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है, तो याद रखना ये, ठीक है ना। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो डेटा है एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो भाई हम आरक्षित वन की बात करें तो ये जो वन है ये कैसे हैं भाई, बहुत ज्यादा मूल्यवान है ना, सर्वाधिक मूल्यवान वाले वन है, तो इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करती है सरकार, सरकार जो है यहाँ पे किसी भी इंसानों को या फिर बिना परमिशन के कोई इन वनों में जो है नहीं जा सकता। यहाँ पे शिकार पर जो है पूरा बैन होता है, हर चीज पर जो है यहाँ पे पूरा बैन होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, तो हमारे वन और वन्य जीवन को ही बचा रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रक्षित वन की, तो रक्षित वन एक स्टेप नीचे है इससे, है ना, आरक्षित वन के एक स्टेप नीचे है। अच्छा, ये जो वन है पूरे भारत का लगभग 1/3 भाग में जो है ये वन बसे हुए हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रक्षित वन की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इन्हें बचाना बहुत जरूरी है, इनका नुकसान ऑलरेडी काफी हो चुका है, लेकिन बचे हुए वनों को जो है बचाना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। तो वही लिखा हुआ है कि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए जो है इनकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। अब इसमें एक चीज और होती है, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे आदिवासी वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे रहना अलाउड होता है। जो यहाँ पे आदिवासी होते हैं ना, उनको जो है यहाँ पे रहना अलाउड होता है। क्यों अलाउड होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो जो है वहां पे वन और वन्य जीवन है उसे बचाते भी हैं, ठीक है ना। तो सरकार जो है यहाँ पे आदिवासी लोगों को जो है अलाउड करती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अवर्गीकृत वन की। अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, तो भैया जो रक्षित वन और आरक्षित वन नहीं होते वही जो है अवर्गीकृत वन होते हैं। यानी कि ऐसे वन जो कि बंजर भूमि के फॉर्म में है, या किसी इंसान के हैं या सरकार के हैं, और यहाँ पे जो है किसी भी चीज की जो है गतिविधि पे जो है रोक टोक नहीं होती। यहाँ पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे वनों को हम क्या बोल देते हैं, अवर्गीकृत वन बोल देते हैं। आपने देखा होगा गांव में बहुत से लोगों की खेती होती है ना, एक बहुत बड़े बंजर भूमि है, इस पर 5-6 पेड़ खड़े हुए हैं, है ना, बहुत बड़ी, ऐसा होता हुआ बहुत सारे लोगों के पास होती है, तमाम बहुत अनाज शनाब खेती होती है, बंजर डली होती है, उस पर 20-25 पेड़ लगे हुए हैं, तो वो भी जंगल जैसा हो जाता है। लेकिन वो जो खेती है, वो जो पूरा बंजर खेत डला हुआ है, वो किसका है भाई, वो या तो सरकार का होगा या किसी व्यक्ति का होगा। तो ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, तो ये सब जो है अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग भागों में जो है वनों को विभाजित भी कर दिया है ना। अच्छा,
यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, देखो थोड़ा सा आ जाओ। आरक्षित और संरक्षित वनों को जो है स्थायी वन संपदा भी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना इन दोनों को, आरक्षित और रक्षित वन की बात करूं, आरक्षित और संरक्षित वनों की बात करूं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें जो है स्थायी वन संपदा भी बोला जाता है। ये किसकी संपदा होती है भाई? ये वन की संपदा, मतलब ये सरकार की है, मतलब सरकार का ही हक है इन पे। स्थायी वन संपदा भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जो है वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र, जो इसका कुल भाग का जो है 75% है। मतलब अगर हम बात करूं आरक्षित वन और आरक्षित वनों की, तो इसका कुल जो टोटल एरिया, टोटल जितने भी भारत में आरक्षित और संरक्षित वन है, इनका टोटल जो एरिया है उसका 75% कहां पर है? तो एमपी में है। तो ये याद रखना, उसका 75% कहां पर है? एमपी में है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र जो है उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसके कुल वन क्षेत्र के आरक्षित वनों का जो है बड़ा प्रतिशत है, जबकि जो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आप बोल सकते हो, यहां पे पूरा रखा नहीं है, हाँ उड़ीसा ही, चलो कोई बात नहीं, इतना जो है। तो यहां पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की जो कुल वन है, ये कैसे हैं भाई? ये आरक्षित वन है। ये कैसे वन है? आरक्षित वनों का बड़ा प्रतिशत है। जबकि भाई मैं बात करूं बिहार की, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, तो यहां पे जो है आप बोल सकते हो रक्षित वन जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। और दोनों कहां ज्यादा पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है ज्यादा पाए जाते हैं। ये डेटा है बेसिकली, आपको याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी जो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जीव जंतु जाल में बाघ प्रमुख वन्य जीव प्रजातियों में से एक है। अच्छा, मैं बाघ की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। बाघ की हम बात कर लेते हैं, जो टाइगर होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। तो अगर वन जंतु की बात करूं मैं, तो यहां पे जो है टाइगर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, है ना। तो एक टाइम पे क्या था, 1973 में जो है जब अधिकारियों ने सर्च की तो उन्हें पता लगा कि ये बाघ की जो संख्या है ना, वो 55,000 से घटकर कितनी आ गई है? वो 55,000 से घटकर जो है, कहां 55,000 हुआ करती थी, वो 55,000 से घटकर जो है 1827 बची हुई है। बिल्कुल जो है लुप्त होने वाले हैं। अगर बाघों पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, मतलब भारत से तो लुप्त ही हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ भाई? यहाँ पे क्यों, कारण क्या थे भाई इनके लुप्त होने के? तो भाई शिकार हो रहा था इनका, है ना, सुगढ़ता आवास, यानी कि क्या हो रहा था बेसिकली, मैंने बताया ना कि जैसे शहरीकरण हो रहा था तो इनके लिए जो रहने की जगह थी वो कम होती जा रही थी। शिकार के आधार प्रजातियों की कमी, समझ में आ गया? यानी कि जो जिनका ये शिकार करते थे बेसिकली, उन प्रजातियों की कमी आ रही थी। खाएं क्या बेसिकली? तो भूख की वजह से मर जाते थे, है ना। तो ये सारी कमियां आ रही थी, पोचिंग हो रही थी, इनकी खाल जो है बेची जाती थी, इनका शिकार किया जा रहा था। तो ये सारी जो चीजें वो की जा रही थी। बाघ की खाल का जो है व्यापार और पारंपरिक दवाओं में जो है उनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल होता है। जो दवाएं बनती हैं ठीक है, उनमें जो है इनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल होता है। बाघ की खाल का व्यापार होता है। तो इन सब से जो है इनकी क्या हुई थी? इन सब से जो है इनकी जो जनसंख्या है वो विलुप्त होने की कगार पर आ गई थी। अब यहां पे हुआ क्या? देखो, भारत और नेपाल दुनिया के दो ऐसे इकलौते देश है जहां पे क्या है, जहां पे जो बाघ है ना, उसकी 2/3, दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसकी 2/3 जो जनसंख्या है ना, वो कहां रह रही है? वो जो है भारत में और नेपाल में रह रही है। तो यानी कि आप बोल सकते हो भारत और नेपाल में दुनिया के सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं। तो इतना जो है आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा अब क्या बात करते हैं? देखो, यहां पे आवास प्रदान करने के लिए दोनों ही राष्ट्र अवैध शिकार और अवैध व्यापार के लिए जो है प्रमुख लक्ष्य बन गए थे। तो यहां पे भाई शिकार करने के लिए और अवैध व्यापार करने के लिए जो है ये भारत और नेपाल मुख्य केंद्र बन चुके थे। अच्छा, यहां थोड़े से यहां पर जान लो, थोड़ा सा पेपर में आ जाता है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि देखो, उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है ना, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, याद रखना है सबको, यह आ जाता है ना। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, असम में जो है मानस टाइगर रिजर्व है, केरल में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो ये जो है आपको कुछ टाइगर रिजर्व के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आम लोगों द्वारा जो है उठाए गए कुछ कदम है। अच्छा, यहां पे एक चीज और सुन लो, ये सब जब बाघ की संख्या कम हो रही थी ना, तो यहां पे सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो यहां पे एक इनिशिएटिव चलाया, इसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था। यहां पे याद रख लो, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था कि हम कैसे भी करके क्या करें, टाइगर्स की संख्या को बढ़ाएं, बाघ जो है उनकी संख्या को बढ़ाएं। तो उसके लिए जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब क्या हुआ? देखो, अब यहां पे क्या है, अब बेसिकली एक टॉपिक है बेसिकली कि यहां के जो लोग थे बेसिकली, है ना, जो अब तक क्या है, अब तक सरकार जो है कदम उठा रही है, सरकार क्या कर रही है? कदम उठा रही है। अब जो लोग हैं, जंगल के आसपास जो लोग रह रहे थे, जो समुदाय रह रहे थे, इन्होंने क्या क्या कदम उठाए उसकी हम बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया जो समुदाय थे इनका क्या रोल रहा है वन और वन जीवनों को बचाने के लिए, तो उसकी जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, यहां पे वही लिखा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो है हवाला देकर जो है खनन के खिलाफ यहां पे लड़ाई लड़ी। अब यहां पे हुआ क्या भाई, एक राजस्थान में टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहां पे कुछ खनन वगैरह हो रहा था, तो यहां के जो लोकल के लोग थे, इन्होंने क्या उठाई? इन्होंने यहां पे आवाज उठाई,
है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था इसमें साफ साफ मना था कि ऐसी जगह पे जो है कोई भी खनन वगैरह जो है नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ के जो लोकल के लोग थे इन्होंने आवाज उठाई, और क्या हो भाई, राजस्थान के अलवर जिले के, ये बेसिकली आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, कहां कहां जो समुदाय थे इन्होंने खुद से जो है कदम उठाए, है ना। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का जो अलवर जिला है, जिले के 5 गांव निवासियों ने, 5 गांव के निवासियों ने जो है 1200 हेक्टेयर वन, जो वहां के आसपास का जो 1200 हेक्टेयर वन था, उसे भैरवदेव डाक सेंचुरी जो है घोषित कर दिया, है ना। अपनी तरफ से क्या किया उन्होंने, किसी सरकार की आप बोल सकते हो कोई भी परमिशन नहीं ली, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैरवदेव डाक सेंचुरी जो है इसे घोषित कर दिया, यानी कि यहां पे पूरी तरह से जो है शिकार विकार पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये किसने किया था बेसिकली, तो इन्होंने खुद के ही नियम कानून बना दिए थे, इन्होंने वनों से रिलेटेड जो है खुद के ही नियम कानून बना दिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि भाई जो समुदाय के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, ये खुद ही अपने वन और वन्य जीवनों को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, इस जगह पर, ये 1200 हेक्टेयर की जगह थी, इस जगह पे जो है शिकार विकार करने पर जो है बिल्कुल ही क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उदाहरण की। हिमालय में जो है प्रसिद्ध चुपको आंदोलन, भाई इसके बारे में पता होना चाहिए। चुपको आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। चुपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था भाई, तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई, ये आपको जो है कमेंट करके जो है डेट बतानी कि कब, कौन से सन में जो है शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है शुरू किया था। तो बेसिकली चिपको आंदोलन में क्या होता था कि जब ये उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई हो रही थी ना, तो इनके जो पूरे समुदाय होते थे क्या करते थे, आके ये पेड़ों से चिपक जाया करते थे, पेड़ों का घेराव कर लिया करते थे, है ना। मतलब एक आंदोलन करने का तरीका है ये। तो बेसिकली चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये किस लिए हुआ था, वन और वन्य जीवन को बचाने के लिए हुआ था। पेड़ों की कटाई चल रही थी, उसको रोकने के लिए जो है क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था, है ना। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसानों और नागरिक समूह जैसे टेहरी और नवजान में जो है बीज बचाओ आंदोलन चला। अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो बीज बचाओ आंदोलन था बेसिकली ये क्यों शुरू हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो भी हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए जो है ये बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। तो ये कहां हुआ था, तो ये भी उत्तराखंड में जो टेहरी जिला है, टेहरी जिला जो है यहां पर जो है शुरू हुआ था। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीज बचाओ आंदोलन की। तो बेसिकली इसमें क्या था भाई, बिना किसी केमिकल के बने हुए बीजों का इस्तेमाल करना है हमें कैसे इस्तेमाल करना है, हमें जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो है फार्मिंग करनी है। हमें केमिकल वाले जो बीज हैं और जो भी उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ था, सिंथेटिक जो भी रसायन होते हैं, रसायन से बने हुए बीज होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत का संयुक्त वन प्रबंध, जैसे क्या बोलते हैं, JFM बोलते हैं, JFM कार्यक्रम शुरू हुआ। यहां पे क्या हुआ भाई, भाली में जो है स्थानीय समुदायों को जो है शामिल करने का जो एक अच्छा उदाहरण है। तो यहां पे क्या किया गया, तो बेसिकली यहां पे क्या किया गया, यहां पे सिंपल सा था। यहां पे JFM जो प्रोग्राम था, इसमें जो सरकार थी, इसने क्या बोला, सरकार ने बोला कि जो जंगल के आसपास की जो कम्युनिटी है, जंगल के आसपास का जो समुदाय है, ये क्या करेगा, ये हमें क्या करेगा, ये बचाएगा जंगलों को, ये कदम उठाएगा जंगलों को। तो यहां पे आसपास के जो समुदाय थे, इन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई, है ना। उसे हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भारत का संयुक्त वन प्रबंधक। यहां पे क्या हुआ था, सिंपल सा मतलब है, इसमें जो लोकल कम्युनिटीज हुआ करती थी, ये क्या करती थी, सरकार ने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप देखो, आपके आसपास का जो एरिया है उसे बचाने का काम आपका है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप सरकार को जो है इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे जो है कदम उठाए गए। ठीक है, तो ये सारी कदम उठाने के बाद क्या हुआ, हमारा चैप्टर भी जो है समाप्त हो गया। अगर सरकार भैया ऐसे ही कदम उठाती रहेगी अच्छे अच्छे, तो उससे क्या होगा, इससे जो है हम भी क्या करेंगे, हमारा जो वन और वन्य जीवन है ये सुरक्षित रहेगा। ऐसी जो है हमें और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। तो इसी के साथ क्या हुआ भाई, हमारा जो चैप्टर है ये भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना। तो भैया इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, 400 लाइक पहुंचा दो यार। और भैया अगर पसंद आए तो कमेंट भी कर देना, जरूरी है बहुत हमारे लिए। तो आपके रिव्यूज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।